नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आरोह पाठ्य पुस्तिका का पाठ गलता लोहा पढ़ रहे थे। आज इसी पाठ का हम भाग 2 शुरू करने जा रहे हैं। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर। मंद बुद्धि का अर्थ होता है अल्प बुद्धि। या मन में बैठा हुआ किसका डर? मास्टर जी का डर। पूरे दिन गोटा लगाने पर भी, गोटा लगाना यानी रटने पर भी उसे 13 का पाढ़ा याद नहीं हो पाया। यानी उसकी मंद बुद्धि हो या मास्टर जी का उसके मन में डर है। पूरे दिन उसने 13 का पाढ़ा रटा किंतु उसे याद नहीं हो पाया। छुट्टी के समय जब मास्टर साहब ने उसे दोबारा पढ़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वह फिर लड़खड़ा गया यानी तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वह फिर भूल गया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने के बजाय जबान का चाबुक लगा दी थी। इस बार मास्टर जी ने उसके द्वारा लाई हुई जो बेंत थी, यानी कि मास्टर जी ने उसे कहा था कि तुम अपने लिए लकड़ी का चुनाव करके लाओ, है ना। तो वो मजबूत लकड़ी का चुनाव करके लाया था, किंतु इस बार मास्टर जी ने उस लकड़ी से उसकी पिटाई नहीं की बल्कि जुबान का चाबुक लगा दिया। जुबान का चाबुक का अर्थ होता है ऐसी कड़ी बात कही जिससे कि उसको दिल को चोट पहुंची। वह बात ये थी, मास्टर जी ने कहा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा। अर्थात उसको याद दिलाया कि तू तो लोहार है, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा पड़ा है और तुझे तो आगे पीछे लोहारगिरी का ही कार्य करना है। तो पढ़ लिख कर तू क्या करेगा। अपने थैले से 5-6 दरातियां निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी। किताबों की विद्या का ताप लगाने का सामर्थ्य धनराम के पिता का भी नहीं था। देखिए, और फिर मास्टर जी ने क्या करा, अपने थैले में से 5-6 दरातियां निकाली, घास काटने वाली दरातियां निकाली और उसको धार बनाने के लिए धनराम को दे दिया। भाई तेरा काम तो यही है, तू यही कर। और किताबों की विद्या का ताप लगाने का सामर्थ्य जो है धनराम के पिता का भी नहीं था। वे अपने पुत्र को बहुत ज़्यादा आगे तो पढ़ा नहीं सकते थे क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ था कि बाप ने उसे धोखनी फूकने या सान लगाने के काम में उलझाना शुरू कर दिया। और धनराम जैसे थोड़ा बहुत समझदार हुआ और काम करने लायक हुआ तो उसके पिता ने भट्टी पर बिठा दिया और धोखनी फूकने, है ना, और सान लगाने, सान का अर्थ होता है कि जो लोहे के औजार है उनको धार, सान का अर्थ होता है धार लगाने के काम में उलझाना शुरू कर दिया। अर्थात इस काम को करने में उसे लगा दिया। और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर गन चलाने की विद्या सिखाने लगे और धीरे धीरे उन्होंने छोटे हथौड़े से कार्य करना सिखाया। गन चलाने का अर्थ होता है बड़ा हथौड़ा, गन होता है बड़ा हथौड़ा। फिर बड़ा हथौड़ा चलाने की विद्या भी सिखाने लगे। फर्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेंत चुनने की छूट देते थे, यानी मास्टर त्रिलोक सिंह जिसको दंड मिलने वाला है उसी को बेंत चुनने के लिए भेज देते थे, यानी लकड़ी चुनने के लिए भेज देते थे। और यहाँ पर गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। और यहाँ पर गंगाराम कौन है? इसका धनराम का पिता है गंगाराम। और जब धनराम किसी कार्य में चूक कर देता, गलती हो जाती उससे, तो धनराम उसको दंड देते थे और जिस चीज़ से दंड देते थे उसके लिए चुनाव भी स्वयं ही करते थे। और जरा सी गलती होने पर छड़, बेंत, हत्ता जो हाथ में लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते थे, अर्थात उसे दंड देते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाली और गंगाराम की मृत्यु हो जाने के बाद धनराम ने उनके कार्य को संभाल लिया। और आस पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि कब गंगाराम के ऑफर को वे धनराम का ऑफर कहने लगे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पूर्वताई करने वाले बंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया। देखिए, प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही यानी प्राइमरी स्कूल तक पढ़ाई करने के बाद, 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद मोहन ने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए जिससे उसको छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। और त्रिलोक सिंह मास्टर सदैव उसके लिए भविष्यवाणी किया करते थे कि मोहन पढ़ लिख कर मेरा और विद्यालय का नाम रोशन करेगा, और उसने वैसा ही कार्य किया, है ना। और एक साधारण सी हैसियत वाले यजमानों की प्रोत्साहन करने वाले वंशीधर के तिवारी का हौसला भी बढ़ गया। मतलब वंशीधर कौन है? मोहन के पिता हैं। अब उनका हौसला भी बढ़ गया। पुत्र ने जब अच्छे नंबर लाके छात्रवृत्ति प्राप्त की और सब तरफ उसकी प्रशंसा हो रही है, तो ये देखकर
तिवारी वंशीधर तिवारी का हौसला भी बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने के स्वप्न देखने लगे। अब उनको लगा कि उनका पुत्र पढ़ने में होशियार है, इसलिए अब इसको पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना होगा। पीढ़ियों से चले आ रहे पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर भी वे किसी किसी तरह परिवार का आधा पेट ही भर पाते थे। यानी कि पीढ़ियों से ये पैतृक धंधा करते आ रहे थे। कौन सा? पुरोहिताई इनका। तो पुरोहिताई का कर रहे थे, यानी पंडितों वाला कार्य करते थे। तो जो कुछ थोड़ा बहुत दान दक्षिणा जो मिलती थी उसी से उनके घर का गुजारा चलता था, जिससे कि परिवार का आधा पेट ही भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा देगा। दारिद्र्य का अर्थ होता है गरीबी, मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। और वंशीधर की इच्छा थी कि मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और घर की गरीबी को मिटाए। लेकिन इच्छा होने भर से तो सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों के उदाहरण देकर उसे उत्साहित करते रहते थे। विद्या व्यसनी का अर्थ होता है जो विद्या में यानी पढ़ने में जो रुचि रखते हैं, पढ़ने में रुचि रखने वाले बालकों के किस्से सुनाते और उसे उत्साहित करते रहते। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। डेरा तय कर देना यानी उसके रहने की वहां व्यवस्था कर दी। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ, घसियारों कौन होता है? जो घास काटने वाले, घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले पानी की धारा में झाड़ झंखाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए और अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ गया। मटमैला यानी मिट्टी सहित पानी जो है, गंदा पानी, उसका गंदा पानी का रेला उन तक आ पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की। तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दे। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों। उनकी आंखों में पानी छलाने लगा, यानी खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू आ गए। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। बिरादरी का अर्थ होता है जाति, अर्थात जाति का यही सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाची और भाभीयों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। यानी कि रमेश मोहन को लखनऊ लेकर आया। अब वहां पर मोहन जो है उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ, यानी कि उसके जीवन में एक नया परिवर्तन आया कि वह उसके घर में, अर्थात रमेश के घर में जो दोनों महिलाएं थी वे उससे नौकर की तरह काम लेती थी। तो वह भी उनके घर के कामों में हाथ बटाने लगा और धीरे धीरे मोहल्ले के लोग भी उससे कार्य करवाते थे। मोहन थोड़ा दही ले तो ले आ बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को दे दे, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए भी मोहन को अपना भाई बिरादर यानी जाति भाई बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर की हैसियत वह अधिक घरेलू नौकर
से अधिक हैसियत वह नहीं देता। मतलब रमेश भी उसको अपने घर के नौकर के समान ही समझता था, उतनी ही हैसियत देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हिला हवाली का अर्थ होता है मिन्नत करने पर। हिला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा लिया। यानी कि जब मोहन ने थोड़ी सी मिन्नत करी रमेश से कि वो उसको विद्यालय पढ़ने जाना है या पढ़ने के लिए आया है, तो रमेश ने अपने घर के निकट ही एक साधारण सा स्कूल था, उसमें मोहन का नाम लिखवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया, क्योंकि वह दिन भर घर के काम करता था, पढ़ाई का उसे समय नहीं मिलता था। तो गांव में जो होनहार छात्र था वह एक साधारण से स्कूल में भी अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंदी बंदाई लीक पर चलता था। लीक का अर्थ होता है परिपाटी, यानी जो दिन भर की जो एक परिपाटी बनी हुई थी उसके लिए, तो उसका जीवन एक बंदी बंदाई परिपाटी पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी। सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा और असुविधा का था। मतलब केवल मात्र अगले दर्जे की तैयारी के लिए उसको शहर में रोकना तो मात्र एक बहाना था। यानी रमेश के घर में उनकी घर गृहस्थी का कार्य कौन करेगा, इसलिए उसे कई बार छुट्टियों में भी गांव नहीं भेजा जाता था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि उसको शहर में आगे पढ़ना था। इसीलिए उसने उसके जीवन में सारी विपरीत परिस्थितियां आई, किंतु विपरीत परिस्थितियों से भी उसने समझौता कर लिया, क्योंकि उसके सामने और कोई उपाय नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता। नहीं, अपने पिता को बहुत उम्मीदें थी कि उसका पुत्र शहर पढ़ने गया है, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, तो यहाँ की वास्तविक स्थिति बताकर कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है ये बताकर अपने पिता को दुखी करना नहीं चाहता था। वंशीधर उनके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे, क्योंकि वो जानता था कि उसके पिता जो है मोहन के सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे हैं कि बेटा शहर पढ़ने गया है तो बड़ा आदमी बनकर लौटेगा। तो वो अपने पिता के इस सपने को तोड़ना भी नहीं चाहता था। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। मतलब रमेश के परिवार वाले नहीं चाहते कि मोहन आगे पढ़ाई करे। बात घूम फिर कर जिस ओर से भी उठती वह इसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए एमए मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। यदि मोहन उनसे आगे की पढ़ाई की बात करता तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती कि हजारों लाखों लोग बीए एमए की पढ़ाई कर भी बेरोजगार घूम रहे हैं, और यहीं पर बात खत्म हो जाती। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और उसकी तकनीकी शिक्षा भी पूर्ण हो गई, और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। यानी कि तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई उसने पूरी करी। अब वह अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, यानी कि आजीविका का साधन अर्थात नौकरी के लिए वह कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई के बाबत बताने लगते। बाबत का अर्थ होता है बारे में। और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञात हुआ, यानी कि वंशीधर को जब मोहन की वास्तविक स्थिति का ज्ञात हुआ, तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पाए। यानी कि वंशीधर को जब मोहन की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हुआ तो उन्हें बहुत दुख भी हुआ, और वे अपने सपने की टूटने की जानकारी लोगों को बताने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए कि उन्होंने मोहन के बड़े अफसर बनने के स्वप्न देखे थे जो अब टूट चुके हैं। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरीट में नियुक्ति हो गई। सेक्रेटरीट का अर्थ होता है सचिवालय में
नियुक्ति हो गई और शीघ्र ही विभागीय परीक्षा देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई झूठ बोलने पर विवश है तो दांत में घास का एक तिनका दबा ले तो झूठ बोलने के पाप से बच जाता है। और बंसीधर जो है कि एक पंडित थे, इसीलिए इन अंधविश्वास की बातों में विश्वास भी करते थे। इसलिए उन्होंने घास का एक तिनका मुंह में रखते हुए उन्होंने धनराम से झूठ कहा कि उसकी मोहन की सेक्रेटरीट में नियुक्ति हो गई है, नौकरी लगी है और जल्दी ही अन्य परीक्षाएं देकर बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था कि ऐसा होना ही था। उसने सोचा, यानी धनराम को इस बात पर पूरा यकीन था कि मास्टर त्रिलोक सिंह भी हमेशा कहते रहते थे कि मोहन एक दिन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और उनका और विद्यालय का नाम रोशन करेगा। तो त्रिलोक सिंह की इस भविष्यवाणी पर धनराम को पूरा विश्वास था कि ऐसा तो होना ही था। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर बंशीधर आगे बढ़ गए। धनराम के शब्द, मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे यानी कोसते रहे, क्योंकि ये बंशीधर जो है वे तो हकीकत जानते थे कि रमेश जो मोहन को पढ़ाने के लिए लखनऊ ले गया था और मोहन के साथ धोखा हुआ है। शहर ले जाकर उसने उस मोहन को घर के काम काज में व्यस्त कर दिया और एक साधारण से विद्यालय में डाल दिया। और गांव का एक कितना मेधावी और होशियार छात्र जो था वह शहर में जाकर एक साधारण से विद्यालय में भी अपनी पहचान नहीं बना पाया। तो और शहर में जाकर और वह कोई नौकरी भी प्राप्त नहीं कर सका। तो इस बात का बंशीधर को बड़ा दुख था। तो धनराम ने जब ये बात कही कि मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, तो उन्हें उनके ये शब्द जो है उनको बहुत देर तक कोसते रहे। त्रिलोक सिंह मास्टर, अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे फ्लैशबैक में जो कहानी अभी तक चल रही थी अब वो यहाँ समाप्त होती है। अब ये दोनों ही मित्र जो है वास्तविक स्थिति में आ जाते हैं। अब वास्तविक कहानी है, फ्लैशबैक समाप्त हो चुका है। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेंच से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। जो हंसुआ वो लेकर आया था दराती, उसकी धार गढ़ दी उसने गर्म करके। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेंच पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। पहले देखिए, नीची जाति के लोग जो थे वह ऊंची जाति के लोगों को सम्मान देते थे, तो और ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों के साथ उठना बैठना उनका नहीं था। तो ऊंची जाति के लोग जो है वह खड़े खड़े ही काम करवा लिया करते थे। अब देखो यहाँ पर मोहन का उसकी दुकान पर आना और बैठना और काम करवाना, तो उसे लग रहा था कि मानो जैसे उससे कोई भूल चूक हो गई हो। तो वो कह रहे थे किसी के हाथों भिजवा देते तो मैं ये कार्य करके तुरंत भिजवा देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी ही नहीं हो न रही हो।